गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 करेंगे। बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें हमने 8 चैप्टर पहले कर लिए हैं। 9th चैप्टर से शुरू करेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? ए सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू ए सेंट्रल वैल्यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम उस वैल्यू का पता चलाते हैं जो कोई भी सीरीज की रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसको प्रतिनिधित्व करने वाला जो मूल्य होता है उसका पता लगाया जाता है। It is difficult for anyone to understand or remember a large group of raw data. One would like to know the critical value which represent all item in a series. Such a value is called central tendency or average value. For instance, it is very difficult to remember and understand the data concerning the income of million of Indians. जैसे इसमें बता रखा है कि हमारे जो भारतीय हैं उनकी सभी व्यक्तियों की इनकम के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए मुश्किल है. However, if it is said that in 2011-12 provisional estimation of for average income of the people in India was 38037 per annum, it will be easy for us to guess the economic condition of most of the Indians. तो अगर हम एवरेज इनकम पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि भारतीयों की क्या स्थिति है. It is this average value which is called central tendency of the series. It is also called measures of location. Thus measures of central tendency refer to all those method of statistical analysis by which average of statistical series are worked out. कि इसके द्वारा हम जो है किसी भी चीज की औसत का ज्ञान करते हैं और उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं. तो डेफिनेशन में क्लार्क क्या कहता है? एवरेज इज ए फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप. के एवरेज एक ऐसी फिगर होती है जो सारे के सारे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करती है. तो फंक्शंस ऑफ एवरेज, इसके कार्य क्या क्या हैं? सबसे पहले है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. द मेन पर्पज ऑफ एन एवरेज इज टू प्रेजेंट ए सिंपल एंड सिस्टमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द रॉ डाटा. तो इसमें जो भी हमारे पास रॉ डाटा होता है उसकी इसके आधार पर हम सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज के आधार पर हम उसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पता कर सकते हैं, ब्रीफ में उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. नेक्स्ट है कंपैरिजन. एवरेज हेल्प इन मेकिंग कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ डाटा. तो जितने भी अलग अलग प्रकार के डाटा होते हैं उसके द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं. जैसे हम अपने देश की इनकम का अमेरिका, कनाडा आदि की इनकम के साथ तुलना कर सकते हैं. Formulation of policies. Average help in formulation of policies. For example, in India, the per capita income is 31801 per annum, which is much less than many countries in the world. Accordingly, it becomes clear for the government to focus on such economic policies as are likely to increase per capita income. तो इसके एवरेज के आधार पर हम किस प्रकार की नीतियां बनाएं, जैसे इसमें प्रति व्यक्ति आय का उदाहरण दे रखा है कि उसको बढ़ाने के लिए हम कैसी नीतियां बनाएं कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हो सके. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. एवरेज constitute the basis of statistical analysis. For example, if one know the average marks scored by the student of a class in their different subject, one can easily analyze the subject in which the students are weak. जैसे इसमें बच्चे का उदाहरण दे रखा है कि अगर हमें उसके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स पता चल जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक है. तो इस तरह से हमें सांख्यिकी विश्लेषण करने में भी आसानी रहती है. वन वैल्यू फॉर आर. एवरेज रिप्रेजेंट द यूनिवर्स आर मॉस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा. वन वैल्यू रिप्रेजेंट ऑल वैल्यू ऑफ द सीरीज. एक वैल्यू के द्वारा सभी वैल्यूज के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ गुड एवरेज. एक अच्छे औसत के क्या गुण होने चाहिए? क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन. के एक अच्छा जो औसत होता है उसकी डेफिनेशन या वो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, आसानी से समझ आने वाला होना चाहिए. रिप्रेजेंटेटिव, उसमें प्रतिनिधित्व करने का गुण होना चाहिए. सिंपलिसिटी, वो आसानी से कैलकुलेट करने वाला होना चाहिए और इजीली ढूंढने वाला होना चाहिए. Certainty. Good average must be certain in character. Only then an average value can be used as the basis of statistical analysis. के जो उसमें निश्चितता होनी चाहिए, उसी के आधार पर फिर हम आगे और निर्णय ले सकते हैं. एब्सोल्यूट नंबर. ए गुड एवरेज शुड बी एन एब्सोल्यूट नंबर. परसेंटेज और रिलेटिव वैल्यू डज नॉट सर्व एज ए गुड एवरेज. पूर्ण नंबर होना चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए. लीस्ट इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन द सैंपल. और ऐसा नंबर होना चाहिए कि अगर सैंपल में कोई चेंज होता है तो कम प्रभाव पड़े. एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. गुड एवरेज शुड बी कैपेबल ऑफ फ्यूचर मैथमेटिक्स आर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. के बीज गणितीय विश्लेषण में भी उसका प्रयोग होना चाहिए. टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज.
इसके कई टाइप्स होते हैं, दो कैटेगरी हैं, एक है मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा है पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में आते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, और पोजिशनल एवरेज में आते हैं मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड। तो आज हम मीन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन इज ए सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम इन ए सीरीज. इट इज द सिंपल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज इज सिंपली कॉल्ड मीन. इफ फॉर एग्जाम्पल राम प्लेज 5 मैचेस, श्याम 6 एंड मोहन 7 और कृष्ण 8 एंड रवि 9, तो अब हम इन सब का टोटल करके नंबर ऑफ बॉयज, इसमें 5 बॉयज हैं, टोटल है 35, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा 7। तो इस तरह से मीन की डेफिनेशन हुई। अर्थमेटिक मीन इज द अमाउंट सिक्योर्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यू ऑफ द आइटम इन ए सीरीज बाय देयर नंबर, के सभी आइटम्स की टोटल को उसकी संख्या से डिवाइड करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। इसका फार्मूला है मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn ओवर n, या लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, टाइप्स होते हैं इसके, पहला सिंपल है, दूसरा वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है। सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। 3 सीरीज में हम इनको कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम करेंगे इसमें इंडिविजुअल सीरीज। इसमें 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक शॉर्टकट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में फार्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें पॉकेट अलाउंस 10 स्टूडेंट्स का दे रखा है, तो इनको हम पहले लिख लेंगे और उसके बाद इनका टोटल कर लेंगे। टोटल आएगा इसका 340 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आया 340 अपॉन एन कितना है 10, तो डिवाइड कर देंगे 34, इसमें मीन आ जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। इसमें ए क्या होता है एज्यूम्ड एवरेज, सिग्मा डी क्या होता है नेट सम ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम द एज्यूम्ड एवरेज, और एन होता है नंबर ऑफ आइटम। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, वही वाला जो एग्जांपल था जो जिसका हमने अभी डायरेक्ट मेथड से किया है, पॉकेट अलाउंस 10 स्टूडेंट्स का, तो उसी के आधार पर हम इसे समझेंगे। जैसे इसमें देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पॉकेट अलाउंस दे दिया 15 20 30 22 25 18 40 50 55 65। अब हम इसमें एक एज्यूम्ड मान लेंगे, कोई भी अपनी मर्जी से। थोड़ा सा हम ध्यान ये रखेंगे कि इस तरह की संख्या को हमने एज्यूम्ड मानना है जिसमें कुछ आइटम्स प्लस की हुए और कुछ माइनस की हुए। जैसे इसमें हमने 40 को माना है एज्यूम्ड, तो अब हमने डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा, x माइनस ए, मीन्स x क्या है, जैसे फर्स्ट आइटम के लिए 15 है, इसमें से हम 40 माइनस कर देंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा। तो हर एक आइटम में से हमने जो ए माना है 40 उसको माइनस करना है। 20 में से किया, 30 में से किया, 22 में से, 25 में से, 18 में से, 40 में से, 50 में से, 55 में से और 65 में से। तो जो संख्या 40 से बड़ी है वो प्लस में आएगा, जो 40 से छोटी है वो माइनस में आएगा। तो माइनस वाली अलग से टोटल कर लेंगे, प्लस वाली अलग से कर लेंगे। तो माइनस का टोटल आ रहा है 110, प्लस का टोटल आ रहा है 50, तो माइनस 110 में से 50 गया तो आ जाएगा माइनस का 60, तो सिग्मा डी आ गया माइनस का 60। अब हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, मीन इज इक्वल टू ए कितना माना है हमने 40 प्लस सिग्मा डी कितना है हमारा माइनस का 60 अपॉन एन कितना है हमारा 10, तो सिग्मा डी कितना आ गया माइनस का 6। जब हम 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, पर माइनस का है तो 40 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 34। तो ये लर्निंग बाय डूइंग में जो क्वेश्चन है ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज आर फ्रीक्वेंसी एरे। अब दूसरी सीरीज आ गई डिस्क्रीट सीरीज। इसके 3 मेथड हैं, डायरेक्ट, एक शॉर्टकट और एक स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब पहचान कैसे करनी है आपने सीरीज की, इंडिविजुअल सीरीज में तो सिर्फ एक ही लाइन होती है जैसे एक्स की, और जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें एक्स और एफ 2 लाइनें होती हैं। जैसे ये एग्जांपल है, वेजेस दे रखी हैं 10 20 30 40 50, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 4 5 3 2 5। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स चाहिए, तो एक्स और एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे।
10 4 जा 40, 25 जा 100, 33 जा 90, 240 जा 80, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, इन सब का टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 560, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे 19 आ गया। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 560 को 19 से डिवाइड कर देंगे 29.47 आ जाएगा, ये डायरेक्ट मेथड से। अब अगला मेथड आ गया शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड का फार्मूला मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब इसमें हमने क्या करना है, जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में एक्स में से एज्यूम्ड किया था, ए मानना था, ऐसे ही इसमें भी एक्स में से ए मान लेंगे। तो जैसे इसमें हमने 30 को ए मान लिया, तो डी निकालने के लिए हम एक्स माइनस ए करेंगे। 10 में से 30, 20 में से 30, 30 में से 30, 40 में से 30, 50 में से 30, तो ये आ गया -20, -10, 0, 10, 20। अब हमने एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देना है, एफ डी निकाल लेना है। 4 -20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -80, 5 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -50। उसके बाद 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 5 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। तो माइनस का आ गया हमारे पास 130, प्लस का आ गया 120, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास 10 सिग्मा एफ डी। अब फार्मूला पुट कर लेंगे, मीन इज इक्वल टू ए हमने माना है 30 प्लस सिग्मा एफ डी है ये माइनस का 10 अपॉन एन, फ्रीक्वेंसी का टोटल ये आ गया 19। तो ये आ जाएगा 30 माइनस 10 अपॉन 19, 30 माइनस 0.53, 29.47। आंसर सेम आएगा हर एक मेथड से आप करोगे तो। नेक्स्ट मेथड आ गया स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हमने क्या करना है, फार्मूला है जो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई सी। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, वेजेस एंड वेजेस दे रखी हैं और फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हम सबसे पहले डी वाला जो स्टेप है वो तो वैसा ही है जैसा अभी हमने शॉर्टकट मेथड में किया है, -20, -10, 0, 10, 20। अब हमने एक और इसमें जो लाइन बनानी है वो डी डैश की है। जैसे अब आप देख रहे हो 20, 10, 10, 20, तो इसमें हमने कॉमन फैक्टर देख लेना है कि 10 कॉमन है जो, जिससे हम 10 से डिवाइड करके डिजिट को छोटा कर सकते हैं। तो सी हमने 10 मान लिया, तो 10 से डिवाइड किया 20 को 2 आ गया, 10 से किया फिर 10 को तो माइनस का 1 आ गया, इसी तरह से 0 से किया 0 आ गया, 10 से 10 को किया 1 आ गया, 20 से 10 को किया 2 आ गया। तो ये आ गया डी डैश। अब एफ को डी डैश के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डिजिट सिंपल करने के लिए। 4 मल्टीप्लाई -2 8 आ गया माइनस का, 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 5 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 0 3 आ गया, 0 आ गया सॉरी, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 2 10 आ गया। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ डी डैश ये आ जाएगा -1। तो अब फार्मूला पुट कर देंगे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश। ए हमने माना है 30, सिग्मा एफ डी डैश हमारे पास आया -1 अपॉन सिग्मा एफ हमारे पास 19 मल्टीप्लाई सी जो हमने कॉमन वैल्यू ली थी 10। तो अब हमने पहले -1 और 19 को डिवाइड करके आंसर निकालना है, ये आएगा 0.053, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, ये आ जाएगा 0.53, और फिर 30 माइनस 0.53 कर देना है 29.43। तो इसको जो जब हमने सॉल्व करना है तो बॉड मास के मेथड से करना है, पहले डिवाइड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई और देन प्लस या माइनस। तो इस तरह से आज मैंने आपको 2 सीरीज के करवाए हैं मीन के क्वेश्चन, एक इंडिविजुअल सीरीज और दूसरी डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के 2 मेथड हैं, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज के 3 मेथड हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग, ये वाले क्वेश्चंस भी आपने फेयर नोटबुक में करने हैं, और इसके रिगार्डिंग पीछे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे रखे हैं इस लेसन के बाद, तो आपने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू।